नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने हाइड्रोजन बम गिराने की घोषणा की थी और उसने कहा था कि मैं देवेंद्र फडणवीस को लेकर जो खुलासा करूंगा वो हाइड्रोजन बम जैसा असर करेगा। लेकिन हुआ ये कि जब नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए वो एक फुस्सी बम निकला और हाइड्रोजन बम उनको कल्पना नहीं है कितना बड़ा विध्वंस करता है। लेकिन उसकी जो वो बात कर रहे थे उससे तो भारतीय जनता पार्टी या देवेंद्र फडणवीस से संबंधित किसी का एक जरा सा बाल तक नहीं हिला। कारण यह था कि जितने भी आरोप नवाब मलिक ने लगाए वो आरोप सारे के सारे निराधार हैं और जिस तरह से उन्होंने जो आरोप लगाए वो उल्टे उन्हीं पर भारी पड़े। जैसे कि आपको बताएं, उन्होंने एक नाम लिया, उन्होंने कहा कि एक रियाज भाटी नाम का व्यक्ति है, देवेंद्र फडणवीस का वो निकट का है और उसका भाई जो है 2 पासपोर्ट के मामले में जेल जा चुका है। 2 पासपोर्ट रखता था, उसकी तुरंत जमानत कराने में देवेंद्र फडणवीस का रोल था और उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के जो एक कार्यक्रम था उसमें स्टेज तक ले जाने के लिए, पास दिलाने के लिए देवेंद्र फडणवीस का हाथ है। अब उसके बदले में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आशीष शेलार जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने बाकायदा जो प्रमाण प्रस्तुत किए उसको देखकर यह माना जाता है कि नवाब मलिक वाकई में बौखला गए हैं और बौखला के इस तरह के जवाब दे रहे हैं कि उनको उनकी पार्टी के निकट का कोई व्यक्ति है वो भी अब बीजेपी के निकट का दिखाई देने लगा है। जहां तक आपको बताएं, यह रियाज भाटी का सवाल है। रियाज भाटी एक उद्योगपति है और सभी पार्टियों से उसके संबंध हैं और उस चक्कर में जो बीजेपी के लीडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो फोटो दिखाई, उन्होंने कहा कि इसकी निकटता हर एक पार्टी के नेताओं से है और आप देखें तो उसमें शरद पवार के पास फोटो खड़े होकर खिंचवाए जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे के साथ फोटो है और आदित्य ठाकरे के साथ उनकी फोटो है, कांग्रेस के लीडरों के साथ फोटो है। और यह भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने खुलासा किया कि यह कांग्रेस का सचिव पद पर रह चुका है और आज की डेट में यह एनसीपी का मेंबर है। अब एक उद्योगपति है, उसका भाई किसी अपराध में यदि बंद है और 2 दिन बाद उसकी जमानत होती है तो इसमें कोई मुख्यमंत्री का रोल क्या है? नवाब मलिक को यह पता होना चाहिए कि चाहे कोई नोटबंदी के कारण से एक फर्जी नोट के मामले में पकड़ा गया हो या फर्जी पासपोर्ट के मामले में पकड़ा गया हो, इस मामले में जब पुलिस एफआईआर करती है तो कोर्ट निर्णय करता है कि उसको जमानत देनी है कि नहीं, जमानत कब मिलनी है कब नहीं। तो एक मुख्यमंत्री होते देवेंद्र फडणवीस अगर उनके समय में फर्जी नोटों का कोई खुलासा हुआ या फर्जी पासपोर्ट का कोई खुलासा हुआ तो एक मुख्यमंत्री का उसमें क्या रोल है? जबकि न्यायपालिका ने उनको जमानत दी है, केस की जांच चल रही है और जांच में अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से जेल में जाएंगे। लेकिन नवाब मलिक के ये आरोप झूठे साबित हुए और ये खुलासा करते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो लीडर है आशीष शेलार, उन्होंने बाकायदा नवाब मलिक पर यह आरोप लगाए कि जिस तरह की बयानबाजी ये कर रहे हैं उसमें हाजी हैदर आजम पर आरोप लगा रहे हैं और ये हाजी अराफात जो हैं इमरान के भाई, इन पर जो आरोप लगा रहे हैं ये दोनों भारतीय जनता पार्टी से लगभग 20 साल से जुड़े हैं और इमरान आलम शेख का जो भाई है वो उसको बता रहे हैं कि चेयरमैन बना दिया और ये तो जो है बांग्लादेशियों को बसाने का काम करता है, इसकी पत्नी बांग्लादेश की है। तो मीडिया के सामने ये जो हाजी अराफात हैं ये सामने आए और इन्होंने बताया कि मेरी पत्नी बांग्लादेश की नहीं, भारत की ही है और बिहार राज्य की रहने वाली है। उसके प्रमाण भी उन्होंने दिखाए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो नवाब मलिक हैं इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और इस समय ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं लेकिन ये अल्पसंख्यकों का ही नुकसान करने में लगे हुए हैं। इन्हीं की वजह से जो आर्यन खान है उसकी मुसीबतें बढ़ाई इन्होंने, इन्हीं की वजह से अब शाहरुख खान की मुसीबतें बढ़ी हैं क्योंकि शाहरुख खान के मामले को लेकर जब शाहरुख खान की तरफ से ना कोई एफआईआर दर्ज कराई गई ना उनकी मैनेजर की तरफ से कोई बयान आया, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि हमने कोई 1 रुपया किसी को दिया या किसी ने हमसे रिश्वत मांगी। ऐसे में केवल नवाब मलिक एक ऐसे हैं कि वो जो 8 गवाह थे क्रूज मामले के उनमें से एक प्रभाकर सैल के बयान को लेकर वो एक तरह से शाहरुख खान को ही घेर रहे हैं
कि इसमें रिश्वत दी गई, 50 लाख का लेन देन हुआ, 18 करोड़ की डील हुई। अब यदि इस मामले की जांच आगे बढ़ती है और इसमें दोषी पाए जाते हैं शाहरुख खान, तो जेल में जाएंगे शाहरुख खान। आर्यन खान के खिलाफ पहले ही ड्रग का मामला है, लेकिन उनकी मैनेजर और शाहरुख खान ने ही, क्योंकि वो पैसे दिए होंगे, वो जेल जाएगा। और इसीलिए आपको बताएं तो ये जो हाजी अराफात हैं, इन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक व्यक्ति जो हैं, मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति जो हैं महाराष्ट्र के, उनकी रक्षा, उनका पालन, उनका ध्यान रखना, ये एक मंत्री का काम है नवाब मलिक का। लेकिन ये लोगों को फंसा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, फंसा ही नहीं रहे, झूठे आरोप लगाकर बदनाम कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने हाजी हैदर का नाम लिया, हाजी अराफात का नाम लिया, इसी तरह उन्होंने जो है रियाज भाटी का नाम लिया नवाब मलिक ने। ये सब वो लोग हैं जो इन्हीं की कम्युनिटी से आते हैं और इनके ऊपर अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। नवाब मलिक ने काफी गंभीर आरोप लगाए थे और इस तरह के आरोप लगाना किसी भी एक पूर्व मुख्यमंत्री पर यह अपने आप में एक गंभीर मामला है। लेकिन जिस तरह के आरोप लगाए, उन्होंने खुलकर पूर्व मुख्यमंत्री जो भाजपा के नेता भी हैं देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया कि इन्होंने अंडरवर्ल्ड के लोगों से मिलकर महाराष्ट्र के अंदर जमीनों पर कब्जा किया, नकली नोटों का कारोबार किया। यह अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है। अब इस आरोप को लेकर देवेंद्र फडणवीस किस तरह का प्रतिक्रिया करते हैं, क्या जवाब देते हैं, यह देखना होगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, हाजी अराफात मीडिया में आए और उन्होंने कहा कि 5 दिन बाद जो मैं खुलासे करूंगा वो परमाणु बम होगा। अब यहां बमों से तुलना चल रही है, हाइड्रोजन बम तो नवाब मलिक का फुस्सी हो गया, लेकिन अब ये हाजी अराफात सामने आए हैं, ये कह रहे हैं कि मैं एक परमाणु बम गिराने वाला हूं, उसमें मैं 5 दिन बाद पूरे सबूत के साथ आऊंगा। और इसीलिए 5 दिन बाद की बात कर रहा हूं, जिसमें मैं सिद्ध करूंगा कि नवाब मलिक के संबंध अंडरवर्ल्ड से हैं और आईएसआई से हैं। अब अगर ऐसा होता है कि कोई प्रूफ इस तरह के आते हैं, तो निश्चित रूप से आप समझिए कि फिर यह मामला बहुत गंभीर हो जाता है। और एक मंत्री को लेकर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप होना, यह भी अपने आप में एक हास्यास्पद है, क्योंकि नवाब मलिक खुद में एक मंत्री हैं। यदि उनके पास कुछ इस तरह से प्रूफ हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के बारे में या उनसे जुड़े हुए लोगों के बारे में कि जिन्होंने अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर के जमीनों पर कब्जे किए, तो मीडिया के सामने दिखाना चाहिए था, जैसा देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पीसी में दिखाया। बाकायदा रजिस्ट्री के पेपर दिखाए और उन्होंने बताया कि जो आरडीएक्स प्लांट करने वाला शाह अली खान था, जो जेल में बंद है, वो लाइफ, उसको आजीवन कारावास है, वो शाह अली खान, उससे जमीन खरीदी गई। अब जब वो जेल में बंद है तो सवाल यह भी उठता है कि नवाब मलिक ने जो सौदा किया है शाह अली खान से, जो जेल में बंद व्यक्ति है, उससे सौदेबाजी जमीन की कैसे की। वो व्यक्ति बंद जेल के अंदर है और बंद जेल के व्यक्ति से सिग्नेचर लेना रजिस्ट्री के लिए कैसे लिए गए। तो सवाल किया है कि क्या नवाब मलिक बताएं कि जेल में हस्ताक्षर करने, वो जो स्टाम्प पेपर होता है उसको लेकर के जेल में गए थे, या उस व्यक्ति की व्यवस्था की गई थी कि वो जेल से बाहर आकर नवाब मलिक से जमीन का सौदा करें। अगर इन दोनों में से कोई भी एक बात सच्चाई है, क्योंकि जेल के अंदर जाकर किसी भी पेपर पे सिग्नेचर लेना ये केवल कानूनी सलाह के लिए हो सकता है, वकील के लिए हो सकता है, लेकिन अगर ये हुआ है तो ये गंभीर है। और अगर जेल से बाहर शाह अली खान को लाया गया है तो ये तो और ज्यादा गंभीर है। अब इस मैटर में जवाब देना है नवाब मलिक को, और ये भी जवाब पूछा गया भारतीय जनता पार्टी के जो आशीष सेलार है, उन्होंने पूछा कि नवाब मलिक जी खुद मंत्री हैं, उन्हीं की सरकार चल रही है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, यदि उन्हें कोई घपले घोटाले की खबर लगी है, यदि कोई नकली नोटों के कारोबार की उनको जानकारी है, तो उस पर अभी तक महाराष्ट्र की पुलिस ने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की, क्यों नहीं देवेंद्र फडणवीस को अभी तक जेल के अंदर डाला, या उनके जो नाम ले रहे हैं वो जिसमें हाजी हैदर है और हाजी अराफात का जो भाई है, उनके नाम जो ले रहे हैं, इनमें से कोई भी आज तक जेल के अंदर अगर बंद नहीं है, इसका मतलब ये है कि नवाब मलिक केवल और केवल मुद्दे को भटकाने के लिए, और जो ये आर्यन क्रूज मामला है, या आर्यन खान का ड्रग का मामला है, इसको डाइवर्ट करने के लिए, मुद्दे को भटकाने के लिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं।
लेकिन कुछ लोगों का कहना यह भी है कि उनको आर्यन खान ड्रग मामले से कोई लेना देना नहीं है। यहां केवल वो अपने को सिद्ध करना चाह रहे हैं कि मैं वो व्यक्ति हूं जो एनसीबी के समीर वानखेड़े को घेर सकता हूं, उसका मैं ट्रांसफर करा दूंगा, उसको मैं इस केस से हटवा दूंगा। और इसलिए आपको याद होगा कि जब ये एक एसआईटी गठन हुआ था, दिल्ली से एनसीबी की एक टीम आई थी नई, तब नवाब मलिक बड़े खुश हुए थे और उन्होंने इसको बाकायदा ट्वीट करके अपनी खुशी को इजहार किया था कि हमने जो चाहा देखिए वो हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने शाहरुख खान की नजरों में ये आने के लिए ड्रामा रचा सारा कि मैं इस तरह के आरोप लगाऊंगा, फिर इस तरह के आरोप लगाकर समीर वानखेड़े को इस जांच से अलग कर ले जाऊंगा और इसका फिर शाहरुख खान से इनाम पाऊंगा। शायद उनकी ये मंशा रही हो, लेकिन ये फिलहाल मंशा तो खत्म होती जा रही है, क्योंकि जो उनके दामाद हैं समीर खान, अब उनका भी केस दोबारा से खुल रहा है। तो जिस दामाद को बचाने के लिए ये सारी कवायद की गई नवाब मलिक के द्वारा, ये सब फेल होगी, उनका दामाद भी जेल जाएगा। और इस मामले में निश्चित रूप से अब जिस तरह से पूजा ददलानी से पूछताछ के लिए एनसीबी के जो विजिलेंस वाल डिपार्टमेंट है उन्होंने बुलाया है, एसआईटी अब जांच करेगी। और जिस तरह से महाराष्ट्र की पुलिस जांच कर रही है, महाराष्ट्र की पुलिस ने एक एसआईटी गठन किया है इस मामले में, तो एसआईटी जब पूछताछ करेगी महाराष्ट्र पुलिस की, उसके बाद एनसीबी भी जांच की पड़ताल करेगी, शाहरुख खान और उसकी मैनेजर से पूछताछ होगी। तो अगर कहीं कोई बात समझ में आई किसी भी विभाग के, तो निश्चित रूप से ये शाहरुख खान के लिए परेशान करने वाला सबब होगा। सवाल यह है कि नवाब मलिक इनाम के चक्कर में शाहरुख खान को मुसीबत में क्यों डाल रहे हैं और अपने दामाद के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व मुख्यमंत्री पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाकर अपनी मुसीबतें खुद क्यों बढ़ा रहे हैं। और यहां आपको यह भी बताएं कि समीर वानखेड़े के परिवार के 2 सदस्यों ने, उनकी साली ने और उनके पिता ने, मानहानि का केस भी नवाब मलिक पर किया है। यानी मुसीबत दर मुसीबत बढ़ती जा रही है। और सूत्रों का कहना यह है कि नवाब मलिक से अब इस मामले की फजीयत होता देख एनसीपी के शरद पवार उनसे इस्तीफा मांग सकते हैं और इस्तीफे के बाद उनका हश्र ठीक ऐसे ही होने वाला है जैसा कि हम अनिल देशमुख का देख रहे हैं। वंदे मातरम।